तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है इंग्लिश से रिलेटेड। इसमें हमारे पास आ जाता है सेंटेंस में। पहले हमने कल पढ़ा था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो कोई काम करेगा और प्रेडिकेट जो काम सब्जेक्ट कर रहा है या उसकी कोई क्वालिटी है, इसके बारे में कोई चीज बताएगा, हम उसको जो है प्रेडिकेट कहते हैं। अब हमारे पास आ रहा है सेंटेंस में इंग्लिश में फ्रेज और क्लॉज। हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और फिर हम नाउन के ऊपर जाएंगे, जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके अंदर उसकी फर्दर टाइप्स हम देखेंगे। अच्छा, अगर हम ओवरऑल ओवरव्यू देखें इसका, तो आपको पता चलेगा कि फ्रेज क्या है। नॉट अ फुल सेंटेंस, ये एक पूरा सेंटेंस नहीं है। ठीक है, नॉट अ कंप्लीट थॉट, ये एक पूरी थॉट भी नहीं है। यानी अगर आप एक फ्रेज कोट करते हैं तो आप एक पूरी इंडिपेंडेंट थॉट किसी को नहीं समझा सकेंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने किया एक फ्रेज है। अब इससे आपको नहीं पता चलेगा मैंने क्या किया, किस चीज के ऊपर मैंने कोई एक्शन किया है, आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो ये एक फ्रेज है, क्योंकि फुल सेंटेंस भी नहीं है, कंप्लीट थॉट भी नहीं है। इसमें कैन हैव अ सब्जेक्ट और वर्ब और नाइदर। जैसे मैंने किया, आई डिड। डिड क्या है, आपके पास आ जाता है वर्ब के, मैंने कोई काम किया है। बट क्या काम किया है, किस चीज पे काम किया है, ये चीज आपको नहीं पता चलेगी। तो इसमें सब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। इसमें दोनों चीजें मैंने बता दी, आई डिड, यानी सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गई, और हो सकता है दोनों चीजें ना हो। राइट। इसमें फिर आगे फर्दर आ जाता है प्रपोजिशनल फ्रेज है, जिसमें प्रपोजिशंस के साथ फ्रेजेस बनाई हुई हैं। एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। एडजेक्टिव क्या है, जब आप नाउन की किसी क्वालिटी को बता रहे होंगे। एडवर्ब क्या है, जब आप वर्ब की किसी क्वालिटी को बता रहे होंगे। और वर्ब फ्रेज है, जैसे आई डिड, यानी हम वर्ब बता रहे होंगे कि इसमें वर्ब यानी एक्शन कोई शो हो रहा है। ठीक है, इसके ऑपोजिट अगर आप क्लॉज को देखें तो इसमें सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसमें वर्ब भी होती है। इसमें एक कंप्लीट थॉट आ जाती है। राइट, इसमें एक कंप्लीट थॉट आपको एक्सप्रेस हो जाती है। फ्रेज और क्लॉज मिलके सेंटेंस बनाते हैं, बाजुकात सिर्फ क्लॉज के साथ ही सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके आगे दो टाइप्स है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में हमारे पास आ जाता है सबऑर्डिनेट। फ्रेज है, इसमें या तो आपके पास फुल सेंटेंस ही नहीं है, कोई मीनिंग कन्वे नहीं करेगा, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होने के बावजूद भी कोई मीनिंग बाजुकात फुल कन्वे नहीं हो रहा होता। और ये फर्दर इसकी टाइप्स है। जबकि हम क्लॉज की बात करते हैं तो क्लॉज में एक पूरा सब्जेक्ट है, वर्ब है, कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करेगा, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो है इसकी दो स्टेट्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास फ्रेज वर्सेस क्लॉज है। अब फ्रेज और क्लॉज को डिफाइन हम कैसे करेंगे। जब हम डिफाइन करेंगे फ्रेज को, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स। ठीक है, रिलेटेड वर्ड्स इन एक दूसरे से किसी ना किसी सेंस में ये रिलेट कर रहे होंगे। दैट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो सकता भी है और बिल्कुल नहीं भी हो सकता, लेकिन यूजुअली नहीं होता। एंड इट इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ये पार्ट ऑफ स्पीच हमने बात की, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन एडवर्ब वर्ब जितने भी सारी चीजें पढ़ेंगे, ये पार्ट ऑफ स्पीच हैं। तो उसमें से किसी एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे आई डिड, अब आई में हमारे पास प्रोनाउन आ गया, डिड हमारे पास वर्ब आ गई, लेकिन ये पार्ट ऑफ स्पीच है। लेकिन ये रिलेटेड वर्ड्स हैं, लेकिन इनका कोई जो है इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं आ रहा। राइट, तो ये हमारे पास हो गया फ्रेज। अब हमारे पास है क्लॉज। क्लॉज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो गया। and is used as a part of sentence or by sentence itself। यहाँ हम कह रहे हैं कि वो सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जैसे एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, ये आपका फ्रेज हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास पूरा एक सेंटेंस आ जाता है, हम उसे एज ए सेपरेट सेंटेंस या फिर पार्ट ऑफ सेंटेंस, आई वेंट टू कॉलेज, ठीक है, यहां तक एक आपका क्लॉज आ गया। एंड सबमिटेड माई एप्लीकेशन। अब सबमिटेड माई एप्लीकेशन जो है वो भी आ जाता है, वो फ्रेज हो जाएगा आपका, और आपका क्लॉज क्या हो जाएगी, आई वेंट टू कॉलेज। तो ये इन दोनों में फर्क है कि क्लॉज जो है वो सेंटेंस
इटसेल्फ भी यूज किया जा सकता है, जबकि फ्रेज जो है ये रिलेटेड वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसको हम एज अ सेंटेंस पूरा कंप्लीटली नहीं देख सकते। हमारे पास फिर एडजेक्टिव फ्रेज आ जाती है। एडजेक्टिव फ्रेज इज अ prepositional फ्रेज दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन। यानी हम जब हम नाउन की तारीफ बताएंगे तो हमारे पास वो एडजेक्टिव फ्रेज आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आइसी चंक्स फेल फ्रॉम द स्काई। अब चंक्स जो आसमान से गिर रहे हैं, हमने उसके बारे में उसकी मॉडिफाई किया, उसकी तारीफ की है, उसके बारे में कोई क्वालिटी बताई है। ये जो चंक्स आसमान से गिर रहे थे वो आइस के थे, तो ये जो आइसी है ये बेसिकली जो है इन चंक्स को हमने मॉडिफाई किया है। उसके बाद आई ऑर्डर्ड अ डिनर। अब अगर आप सिर्फ ऑर्डर्ड अ डिनर ही कह दें, राइट, तो जरूरत नहीं है आपको मजीद कुछ कहने की, लेकिन फिर हमने बताया कि हमारा डिनर किस चीज का है, वो है स्पेगेटी का। अब अगर मैं सिर्फ ऑफ स्पेगेटी लिख दूं तो आपको समझ नहीं आएगी ऑफ स्पेगेटी क्या, लेकिन जब मैं इससे और डिनर के साथ मॉडिफाई करी कि जो मेरा डिनर था वो स्पेगेटी का डिनर मैंने ऑर्डर किया है, तो ये आपकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी फ्रेज की। स्टूडेंट इन माई क्लास। अब स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, अब उसकी आगे आपने दो नाउन की क्वालिटीज बता दी, इंटेलिजेंट भी हैं और लवली भी हैं। ये हमने मॉडिफाई किसको किया है, नाउन को। स्टूडेंट्स इन द क्लास ये हमारा नाउन है, इसकी जब हमने आगे तारीफ बता दी कि वो इंडिपेंडेंट सॉरी इंटेलिजेंट हैं और लवली पीपल हैं, तो हमने क्या है फर्दर उसको मॉडिफाई कर दिया। अब दो एडजेक्टिव फ्रेज भी आ सकते हैं एक ही लाइन में। फॉर एग्जाम्पल, आई लव द पेंटिंग ऑफ। अगर हम लिखते आई लव द पेंटिंग ऑफ वैन गो, कि वैन गो जो पेंटर है मुझे उसकी पेंटिंग पसंद है। या फिर हम ये भी कह सकते थे आई लव द पेंटिंग बाय वैन गो। अगर हम सॉरी आई लव द पेंटिंग ऑफ फ्लावर्स। अब अगर देखा जाए तो हमने एक क्वालिटी बता दी कि आई लव द पेंटिंग ऑफ फ्लावर्स, और हम दूसरी बात करें आई लव द पेंटिंग बाय वैन गो, लेकिन हमने बताया कि वैन गो की एक तो हमें पेंटिंग पसंद है और वो वाली जो उसने फ्लावर्स के बारे में बनाई है, तो यहाँ आपने दो मॉडिफायर्स लगा दिए हैं, तो इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। फ्रेज की फर्दर टाइप है, बाकियों की जरूरत नहीं है हम, इसलिए इनको जो इम्पोर्टेंट है जो पूछी जाती है वो यही वाली है, एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद हम क्लॉज पे आ जाते हैं। क्लॉज क्या है? क्लॉज हमने बताया था कि अ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बारे में जो कोई चीज हम बताएंगे उसको प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट जो काम करेगा हम उसे प्रेडिकेट कहते हैं। वर्ब भी वही चीज है। वर्ब आपको शो कर रही होगी कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया है या सब्जेक्ट के बारे में क्या काम हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज। तो प्रेडिकेट में जब हमारे पास सब मतलब क्लॉज में हमारे पास पूरा सेंटेंस आ जाता है, ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है डिपेंडेंट भी। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? कंप्लीट थॉट, एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ सेंटेंस। आई वेंट टू कॉलेज। अब एक एक इंडिपेंडेंट थॉट है, कंप्लीट सेंटेंस है। फर्दर अगर मैं ऐड कर देती हूँ आई वेंट टू कॉलेज एंड सबमिटेड माई एप्लीकेशन, उसमें क्या है, मैंने एक और क्वालिटी बीच में ऐड तो कर दी है, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कह दूं आई वेंट टू कॉलेज तो मैंने बता दिया है, कंप्लीट सेंस समझ आ गई है कि मैं कॉलेज चली गई। राइट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उसमें एक और मैंने क्लॉज ऐड कर दी, एंड सबमिटेड माई एप्लीकेशन। तो इसमें दो आपके पास सेपरेट क्लॉज आ गई, एक आपके पास है डिपेंडेंट, एक है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन सी है? एंड सबमिटेड माई एप्लीकेशन। अब सिर्फ अगर मैं आपको कहूँ आई सबमिटेड माई एप्लीकेशन, अब सबमिटेड भी है आपके पास, वर्ब भी आ गया, माई सब्जेक्ट भी आ गया, लेकिन आपको कोई पता नहीं है कि मैंने अब एप्लीकेशन किधर सबमिट की है, किस पर्पस के लिए की है। तो जब मैं इसे फर्स्ट क्लॉज के साथ मिलाऊंगी दैट आई वेंट टू कॉलेज एंड सबमिटेड माई एप्लीकेशन, तो आपको पूरी इंडिपेंडेंट थॉट आ गई। राइट। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन नॉट स्टैंड बाय अ सेंटेंस इटसेल्फ एज अ सेंटेंस।
एंड सबमिटेड माई एप्लीकेशन कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि आई सबमिटेड माई एप्लीकेशन इन कॉलेज, थॉट कंप्लीट पूरी वही हो गई है। वो एक दो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की बजाय हम एक क्लॉज बता रहे हैं कि आई वेंट टू कॉलेज एंड सबमिटेड माई एप्लीकेशन। अगर मैं बात कहूँ आई वेंट टू कॉलेज, जब हम बात कर रहे हैं आई वेंट टू कॉलेज, यहाँ पे ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गई, राइट। एंड सबमिटेड माई एप्लीकेशन, ये आपके आगे डिपेंडेंट क्लॉज। अब अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, अब दोनों बातें एक ही हैं कि मैंने कॉलेज में एप्लीकेशन सबमिट कर दी। अब ये एक ही सेंटेंस है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज है, वन सेंटेंस से पूरा मीनिंग कन्वे कर दिया है। यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर दो स्ट्रक्चर्स हैं। ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गई, ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज आ गई। अगर हम सिर्फ इसको ही देखें तब भी एज अ सेंटेंस खुद एग्जिस्ट करता है, ये एज अ सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये एक ही क्लॉज है क्योंकि हमने इसको, इसमें ही सारी इंफॉर्मेशन पुट कर दी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप सब्जेक्ट के बारे में, या हम जब सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, एक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और एक है फ्रेज और क्लॉज। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हमने बात कर ली थी। सब्जेक्ट है जो कोई काम करेगा और प्रेडिकेट है जो उस पे काम किया जाएगा या उसके बारे में कोई क्वालिटी बताई जाएगी, या सब्जेक्ट कोई काम करता है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद होगा तो हमारे पास एक सेंटेंस बन जाएगा। अब हमने उसको फर्दर किया है कि अगर हमारे पास फ्रेज और क्लॉज आ जाता है, कि अगर हमारे पास ये फ्रेज है सबमिटेड माई एप्लीकेशन, इसके अंदर आपके पास ये देख लें, यहाँ पे आपके पास वर्ब आ रहा है, यहाँ पे आपके पास जो है सब्जेक्ट आ रहा है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। अगर ये कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करेगा तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर ये कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करेगा तो ये है डिपेंडेंट क्लॉज। ये दो चीजें आपको समझ आ गई, डिफरेंस आपको समझ आ जाना चाहिए। काफी डिटेल से मैंने आप लोगों को बता दिया है ये चीज। उसके बाद हमारे पास है, अब हमने फर्दर डिपेंडेंट क्लॉज को हम देखेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। अ क्लॉज दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन एज द सेंटेंस। अभी मैंने जैसे आपको सबमिटेड माय एप्लीकेशन की बात की, इसी तरीके से जब आपने अगर पहचानना है कि ये सेंटेंस जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये वाले वर्ड्स आफ्टर, ऑल्दो, एज, as if, as though, because, before या before I went to college। अब before I went to college में आपको आधी बात समझ आई है। कॉलेज जाने से पहले क्या, कॉलेज तो आप चले गए लेकिन कॉलेज जाने से पहले क्या, ये चीज आपको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जो इनसे शुरू हो रहे हैं, जैसे हाउ, इफ, सिंस, सो दैट, देन में कंपैरिजन आ जाएगा। आप एक चीज को दूसरी चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं लेकिन आपको अगर पता ही नहीं है कि किन चीजों के बारे में कंपैरिजन हो रहा है। that, go, unless, until, when, whenever, where, wherever, whether, whether के साथ कंडीशन लगा देते हैं हम, which, अब हम which person, अब which person क्या, या which class। अब which class के बाद हमें नहीं समझ आएगी कि which class किसके बारे में बात कर रहे हैं। while, who, whom, whose, ये जो वर्ड्स हैं जहां पे ये आ जाएंगे, इसके बाद अगर कोई क्लॉज शुरू होती है या इससे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि डिपेंडेंट क्लॉज हो सकती है। पेपर में पूछ सकते हैं
कि इंडिपेंडेंट का क्लॉज एक लाइन अंडरलाइन करके कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, आइडेंटिफाई करें कि क्लॉज की कौन सी टाइप है। तो आपने उसमें बताना होगा ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो आपके लिए पहला इशारा ये होना चाहिए कि अगर इनमें से कोई वर्ड्स यूज हुए हुए हैं तो उमूमन इनमें ये डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। अब आपको ये होगा कंजंक्शंस क्या होती हैं। कंजंक्शंस हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर योर इमीडिएट इंफॉर्मेशन जो कंजंक्शंस हैं ये होते हैं सेंटेंस कनेक्टर्स। ये दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, ये कनेक्ट करते हैं चीजों को। तो ये आपके पास कंजंक्शंस होती हैं सबऑर्डिनेट करने वाली, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होती हैं जो एक सेंटेंस को दूसरे का सबऑर्डिनेट बनाती हैं। जैसे इट वॉज रेनिंग while I was going to college. It was raining while I was going to college. I was going to college जो है जब मैं कॉलेज जा रही थी। अब कॉलेज जा रही थी तो उसका क्या हो रहा था कुछ नहीं पता। तो while देखा, अब while के बाद जो बात आ गई वो क्या है, आपका डिपेंडेंट क्लॉज। तो इट वॉज रेनिंग while I went to college, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की। अब शुरू में हमने बात की थी कि हमारे पास क्लॉज की जो है वो आगे टाइप्स कौन सी हैं। तो वो है एडजेक्टिव क्लॉज। ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है which acts in the same way as an adjective does। अब एडजेक्टिव हमारे पास क्या करता है, एडजेक्टिव जो है वो नाउन की क्वालिटी जो है, क्वालिटी या उसकी, जिसे हम कह सकते हैं मॉडिफायर, ये नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन की क्वालिटी बताता है। मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन बीइंग विद अ रिलेटिव प्रोनाउन हु, होम, हुज, विच, दैट। अ पर्सन, हुज चाइल्ड। हम जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसके बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं द स्टेट हुज कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटन। अब हमारे पास जैसे इंग्लैंड है, एक स्टेट है, इंग्लैंड इज अ स्टेट हुज कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटन। अब हमने स्टेट की आगे इंग्लैंड स्टेट की डेफिनेशन या उसको डिफाइन कर दिया कि उसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी, हुज कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटन। अभी हुज कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटन, ये जो पूरा ये आपका क्लॉज है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। अब हुज कंट्री हुज कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटन, ये आपके पास एक पूरी प्रॉपर सेंस बताता है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। लेकिन ये आपका जो पहला इंग्लैंड के बारे में हम जब बात करें तो उस कंट्री के बारे में जब कोई चीज को मॉडिफाई करेगा तो उसको एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज क्या है, इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, an adjective or adverb. It tells when, where, how, to what extent, under what condition. अब adverb क्या होता है, one which modifies verb या adjective या adverb, उसको हम क्या कहते हैं, adverb। अब आपको ये बताया वो क्वालिटी बताएगा कि जो आपका वर्ब यानी जो एक्शन आपका हो रहा है वो कब हुआ, किधर हुआ, किस एक्सटेंट तक हुआ, या क्या कंडीशन थी। फॉर एग्जाम्पल हम कहें I went to college after it started raining। ठीक है, या when I was going to college it started raining। तो आपको पता चल गया कि when I was going to college मतलब जिस टाइम पीरियड में मैं कॉलेज जा रही थी, मेरे जाने की, कॉलेज में जाने के टाइम पे it started raining, यानी उस टाइम पे बारिश शुरू हो गई। आपने क्या किया है, आपने अपने जाने का जो आपका प्रोसीजर है, आपके ट्रेवल करने के प्रोसीजर में क्या हुआ, रेन स्टार्ट हो गई। तो ये आप क्या कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इसको एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। नाउन क्लॉज क्या है, नाउन क्लॉज इज लाइक अ सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज्ड एज अ नाउन, कैन बी यूज्ड अ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हम कह दें कि द किंग हु लॉस्ट हिज चाइल्ड। अब या द किंग हु मेड ताजमहल। अब हमें समझ आ जाएगी कि कौन से किंग के बारे में बात करी है जिसने ताजमहल बनाया।
राइट। तो हम इसको शाहजहां के नाम की बजाय अगर द किंग हु मेड ताजमहल कर दें, तो हम एक स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसको हम नाउन क्लॉज कह देंगे, द किंग हु मेड ताजमहल। तो पूरी बात आपको समझ आ गई कि हम उस बादशाह के बारे में बात कर रहे हैं जिसने ताजमहल बनाया था। अगर हम उसको रिप्लेस कर दें उस किंग के नाम को इस नाउन क्लॉज के साथ, तब भी आपको समझ आ जाएगी कि हम उसी बादशाह के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम उसका नाम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते। अब हमने क्या देखा है कि हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है और इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है कि जो कंप्लीट मीनिंग आपको कन्वे नहीं करेगी। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, जो आपको कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर देगा और किसी पार्ट का सेंटेंस भी हो सकता है। हमने कल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस और उनके बारे में बात की थी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंप्लीट सेंटेंसेस प्रेडिकेट के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो उसमें प्रेडिकेट में भी हमने ये बात की थी और हमने सब्जेक्ट में भी जो है वो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स की बात की थी। जब जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपके पास आ जाते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट थॉट्स एग्जिस्ट करती हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जब आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ जाते हैं, उसमें आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। कंप्लीट सेंटेंसेस जब आपके पास आ जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। हमारे पास जैसे आ गया, अब इसमें आपके पास दो बातें आ गई। आई वाज गोइंग ऑन अ पिकनिक विद माय फ्रेंड्स, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। सडनली और टीचर फेल इल, दो दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, लेकिन हमारी थॉट जो है, एक पूरा सेंटेंस हमने यहाँ पे इसके बाद फुल स्टॉप लगाया है, सेंटेंस हमारे पास एक है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दो हैं। जैसे आई वाज गोइंग ऑन अ पिकनिक विद माय फ्रेंड्स, एक बात खत्म हो गई। सडनली और टीचर फेल इल, वो भी खत्म हो गई। आपको याद होगा जब हमने सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की बात की थी, तो उसमें हमने कहा था व्हेन से स्टार्ट होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि व्हेन के बाद जो है जो भी वर्ड यूज हो वो आइडेंटिफाई करेगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आपने ये देखना है कि जब इस तरह के सेंटेंसेस आ रहे हैं, उन दो सेंटेंसेस को आपने अलग करना है। जैसे व्हेन जब शुरू हुआ तो आपने सेंटेंस को अलग कर लिया, फिर आपने देखना है कि व्हेन के बाद जो बात हो रही है, क्या वो कंप्लीट, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये सारी चीजें हैं और आपको इंडिपेंडेंट मीनिंग मिल रहा है कि नहीं। और अगर ऐसी नहीं है तो आप क्या कहेंगे, वो डिपेंडेंट क्लॉज है। और अगर आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं और इनको आप सेपरेटली लिख सकते हैं, जैसे जी, अब ये दो अलग सेंटेंसेस हो गए। आई वॉज गोइंग ऑन अ पिकनिक विद माई फ्रेंड्स, सडनली और टीचर फेल इल। अब ये दो अलग सेंटेंसेस के तौर पे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको मैं इकट्ठा मिला दूं कोई कंजंक्शन लगा के, तभी एक सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी, दो इंडिपेंडेंट थॉट्स होंगी। तो ये आपने इस चीज का ध्यान रखना है। जब भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात आए, आपने ये देखना है कि इसके अंदर वर्ड वगैरह सारी चीजें एग्जिस्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और ये इंडिपेंडेंट जो है वो शामिल होता है, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर इंडिपेंडेंटली नहीं होता तो हम इसे सिंपली डिपेंडेंट क्लॉज कह देंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, कंप्लीट थॉट जो है वो हमारे पास आ जाती है, और ये एज अ कंप्लीट सेंटेंस इटसेल्फ स्टैंड कर जाता है। हर सेंटेंस में एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास जब हर सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाएगी तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अ सेंटेंस में है मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसे हमने पिछली अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि जब हम पिकनिक में जा रहे थे तो अचानक हमारा जो टीचर थे उन वो बीमार हो गए। तो ये इसमें एक इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, तो एटलीस्ट वन होना लाजमी है, वन से ज्यादा भी हो सकती है। Main clauses within sentences are separated by commas and conjunction or connected with a semicolon. आपने देखा होगा कि हमने कॉमा लगा के दूसरा जो है क्लॉज स्टार्ट कर दिया था।
ठीक है, तो कॉमा, सेमी कोलन, कंजंक्शन मैंने आपको बताई थी, जब हम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, कनेक्टर्स आ जाते हैं, बट, एंड, और इस तरह की चीजें हम जब यूज करते हैं तो हम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं, इनको कंजंक्शंस कहते हैं। तो कंजंक्शंस के थ्रू या आप कॉमा लगा के या आप सेमीकोलन लगा के जब इनको कनेक्ट करते हैं तो आपको जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिल जाती हैं कंप्लीट सेंटेंस में। अब हमारे पास मेन क्लॉज अगर आप नंबर 1 देखें, चिल्ड्रन लव हेलोइन। अब चिल्ड्रन क्या है, नाउन है, लव क्या है, वर्ब है, हेलोइन क्या है आपके पास एक उन्होंने इंडिपेंडेंट बता दिया कि ये हेलोइन का जो इवेंट है तो उसको चिल्ड्रन इससे एंजॉय करते हैं। अब दूसरा है दे ड्रेस इन कॉस्ट्यूम्स। अभी दो मेन क्लॉजेस हैं, चिल्ड्रन लव हेलोइन, दे ड्रेस इन कॉस्ट्यूम्स। ठीक है, इनको अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो ये अलग सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब अगर मैं लिखूं कि चिल्ड्रन लव हेलोइन एंड दे ड्रेस इन कॉस्ट्यूम्स, ठीक है, या चिल्ड्रन लव हेलोइन वाइल दे ड्रेस इन कॉस्ट्यूम्स, अभी दोनों चीजों से आपने क्या किया, इन्हें एक सेंटेंस तो बना दिया लेकिन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। लेकिन अगर आप इन्हें अलग अलग लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मेन क्लॉज 1 मेन क्लॉज 2, तो आपके पास दो डिफरेंट सेंटेंसेस आ गए। तो आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में ये जरूर देखना है कि अगर आपके पास मीनिंग कन्वे हो रहा है एक जो है उसमें क्लॉज में, तो वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज। जहां पे आपके पास कोई मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा, आपके पास आपको लगता है कि अगर हम इसमें दो चार लफ्ज और ऐड कर दें, या हम इसके अंदर वर्ब, या फिर हम इसके अंदर सब्जेक्ट या इसके अंदर ऑब्जेक्ट ऐड कर दें, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जब आपको ये वाला आइडिया आएगा उसको देख के, तो दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज। और अगर आपको देख के लगेगा कि हाँ हमको पूरी बात समझ आ गई, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, कल भी हमने सिंपल, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पढ़ी थी, तो हम इसको आज क्लॉजेस के हिसाब से देख रहे हैं। कल हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हिसाब से देखी थी, आज हम क्लॉजेस के हिसाब से देख रहे हैं। तो उसमें बात ये कर रहे हैं कि अगर वन मेन क्लॉज है और कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं, आई वेंट टू कॉलेज, सिंपल, मैं कॉलेज गई, मेन क्लॉज, कोई इंडिपेंडेंट सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, यानी हमने आगे कोई कंडीशन नहीं लगाई, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। कंपाउंड सेंटेंस क्या हो गया, मोर देन वन मेन क्लॉज, नो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई नहीं है, आई वेंट टू कॉलेज एंड आई वेंट टू कॉलेज एंड आई सबमिटेड माय एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। ठीक है, दो मेन क्लॉजेस हो गई। अगर मैं इनको अलग कर दूं, एंड हटा दूं, तो दो सेंटेंसेस हो जाएंगे, आई वेंट टू कॉलेज एक सेंटेंस, आई सबमिटेड माई एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, दो हो गए हमारे पास सेंटेंसेस। अगर मैंने इकट्ठा मिला के एंड बीच में डाल दूं, तो ये हो जाएगा आई वेंट टू कॉलेज एंड सबमिटेड माई एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। तो ये क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया। अब कम्प्लेक्स में क्या है कि वन मेन क्लॉज और वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसमें कम्प्लेक्स में है वन मेन क्लॉज। ठीक है, इट स्टार्टेड रेनिंग वाइल आई वॉज हॉर्स राइडिंग। ठीक है, अ, इसमें अब क्या है, आपके पास वन मेन क्लॉज होगी कि व्हेन आई वाज हॉर्स राइडिंग, जब आप हॉर्स राइडिंग कर रहे थे तो तब क्या हुआ, बारिश होना शुरू हो गई। अब इट वाज रेनिंग अगर आप लिखें सेंटेंस तो पूरा, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ सिचुएशन नहीं बन रही। हाँ, लेकिन जब आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, या व्हेन यू वर ऑन पिकनिक, या व्हेन यू वर इन स्कूल, जब आप इस तरह की बात आप कंडीशन लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें वन मेन क्लॉज है और वन या इससे ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं। फिर है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, मोर देन वन क्लॉज एंड एट लीस्ट वन ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। अब इसमें हमने कंपाउंड की क्या बात की थी कि इसमें जो है एक मेन क्लॉज से ज्यादा होगा। और अब हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में बात कर रहे हैं कि मेन क्लॉज दो में, मतलब दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉजेस होंगी और एक आपके पास जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम कहेंगे कि आई वॉज गोइंग टू पिकनिक विद माई फ्रेंड्स एंड सडनली माई टीचर फेल इल विद फीवर। अब विद फीवर जो है, अगर मैं वैसे बोलूं तो आपको समझ नहीं आएगी कि विद फीवर क्या, लेकिन जब मैंने इसे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ मिला दिया है तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या है, आई वॉज गोइंग टू पिकनिक विद माई फ्रेंड्स, फिर है एंड माई टीचर सडनली फेल इल। ठीक है, यहाँ तक दो बातें समझ आ गई, दो मेन क्लॉजेस हो गई। विद फीवर जब हम एंड पे कहेंगे
अगर विद फीवर को आप अलग से देखें तो आपको नहीं पता चलेगा कि विद फीवर अलग से क्या है, लेकिन जब आप इन्हें पूरे इंडिपेंडेंट मेन क्लॉजेस के साथ मिलाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप ये पूरा सेंटेंस देखें, आई वॉज गोइंग टू पिकनिक विद माई फ्रेंड सडनली और टीचर फेल इल विद फीवर, तो हमारे पास क्या आ गया? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये सबऑर्डिनेट किसकी है? इस वाले क्लॉज की, राइट। अब आप इसको ये क्या हो गया आपके पास? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या है? ये वाला सेंटेंस, सडनली और टीचर फेल इल विद फीवर, ये आपके पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आ गया। सिंपल आपके पास क्या कंपाउंड में हो गया आपके पास? अगर आप फीवर की जिक्र ना करेंगे, अगर आप फीवर के बारे में नहीं लिखते, तो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स, दो मेन क्लॉजेज है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और अगर आप ये लिख दें आई वॉज गोइंग टू पिकनिक विद माई फ्रेंड्स, तो आपके पास सिंपल सेंटेंस आ गया, सिर्फ एक मेन क्लॉज है, कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज है ही नहीं। अभी आपकी वर्कशीट है, आपके पास 5 मिनट्स हैं। जरा इस वर्कशीट को जो है आपने देखना है। आपने बताना है कि ये जो ए से लेके एस तक है, क्या ये क्लॉज है या फ्रेज है। इसको आपके पास 5 मिनट्स हैं एग्जैक्टली exactly, आप इसको जरा सॉल्व करें।
तो नहीं, एक वीडियो है। आपको अगर इसकी साउंड नहीं आएगी तो मैं आपको इसके कैप्शंस ऑन कर देती हूँ। आप ये वीडियो देखिए, ये आपको पता चल जाएगा।
अब यहाँ तक हमारा जो है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद मैंने आपको एक आपके पास वीडियो भी आपको शो कर दी है, और हमने एक एक्सरसाइज भी कर ली है। ये एक्सरसाइज मैं वैसे ग्रुप में भी आपको सेंड कर दूंगी, ताकि आप इसे आराम से बैठ के जो है वो कर सकें। अब हम आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8 हैं, हम उसमें से आज नाउन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, ये डिफरेंट क्लासेस हैं वर्ड्स की। जब हम वर्ड्स को डिफरेंट क्लासेस में डिफाइन कर देते हैं तो हम इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो किस तरह हम उनको कैटेगराइज करते हैं। हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस कि ये कौन सा काम करते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस जब आप एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल, अब आपने कहा कि आई वेंट टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स ऑन अ सनी डे। ये जो है एक सेंटेंस है। अब हम अगर कहें कि हमने बताना है कि कौन कौन सी चीज क्या है, तो आई जो है ये बेसिकली आपका नाउन है। वेंट है आपका वर्ब। टू हो गया आपकी प्रेपोजिशन। स्कूल फिर आपका हो गया नाउन। विद हो गई आपकी कंजंक्शन। माय आपका प्रोनाउन हो गया। फ्रेंड्स फिर आपका नाउन हो गया। ऑन फिर आपके पास प्रेपोजिशन आ गई। आ जो है इसको आर्टिकल भी कहते हैं। ये हम इसे नाइन्थ जो है पार्ट ऑफ स्पीच काउंट करते हैं। सनी जो है आपके पास आ गया एडवर्ब एडजेक्टिव, और डे आपके पास आ गया फिर नाउन। अब आप ये देखें कि एक सेंटेंस में कितने डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब हर पार्ट में जो भी वर्क प्ले करेगा, इनमें से अगर हम आई की बात करें, जो ये अपना पार्ट प्ले करेगा, वेंट अपना पार्ट प्ले करेगा, ये जो जितने भी पार्ट्स प्ले करेंगे उनकी जो क्लासिफिकेशन है हम इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसको वर्ड कैटे क्लास या ग्रामेटिकल कैटेगरी भी कहते हैं। कि वर्ड क्लास क्या है और ग्रामेटिकल कैटेगरी क्या है इसकी। इज अ कैटेगरी ऑफ वर्ड्स दैट हैव सिमिलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज। जब आपकी ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज एक हो जाएंगी, यानी आपकी जो एक तरीके के वर्ड, जैसे हमने कहा है कि
यहाँ पे 2 दफा preposition यूज हुई है, टू और ऑन। ठीक है, अब ये किस में आ जाएंगे, preposition की कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट। विद आपकी कंजंक्शन आ जाएगी, माई, आई आपका आ जाएगा जो है नाउन और प्रोनाउन में। फ्रेंड्स जो है वो भी आपके नाउन में आ जाएंगे। मतलब ये जब हम कैटेगराइज इन्हें इकट्ठा करेंगे किसी एक कैटेगरी में, तो हमने उनकी 8 से 9 कैटेगरीज बनाई हैं। आर्टिकल को भी बाज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर आप ओल्ड स्कूल अपनी इंग्लिश देखें तो इसमें आपके पास 8 ही जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहे जाते हैं, जिनमें से हैं नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction एंड interjection। आज जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे नाउन को, ठीक है। अब ये इनकी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, अगर आप देख लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए। नाउन हमारे पास क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एन आइडिया। फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, हॉर्स, स्टूडेंट, टीचर, एप्पल। नेम आ गया मैरी। इस तरह की कोई भी चीज जिसमें हम एक पर्सन, प्लेस, किसी चीज के बारे में, किसी आइडिया के बारे में बात करें हैं, दैट इज नाउन। अब उसके बाद आपके पास वर्ब क्या है, वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्शन और एक्सपीरियंस। बचपन में हम लोग याद किया करते थे एक डेफिनेशन, अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन। यानी जब कोई काम हो रहा है या कोई एक्सपीरियंस किया जा रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं, जैसे रियलाइज करना, वॉक करना, सी, लुक, सिंग। ये जो चीजें हैं ये आपकी वर्ब्स में आ जाती हैं। फिर आपके पास आ जाता है प्रेपोजिशन। अ प्रेपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और अ जेरेंड। जेरेंड मैंने आपको कल भी बताया था, जब आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लग जाएगा तो उसको हम जेरेंड कहते हैं। टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन इन अ सेंटेंस, जिसमें हम जैसे बात कर रहे हैं एट, इन, ऑन। अभी आप हमने सेंटेंस की बात की थी जिसमें हमने ऑन भी यूज किया था, टू भी यूज किया था, तो ये आपकी प्रेपोजिशन थी। वेंट टू स्कूल। स्कूल क्या है आपका, नाउन है, हमने उससे पहले बात की थी। ऑन अ सनी डे, डे क्या है आपका, आपकी एक जो है वो एक्सपीरियंस है या आपका टाइम है। तो उसके अंदर हमने 2 जगह पे नाउन से पहले जो है वो यूज किया है किस चीज को, प्रेपोजिशन को। तो प्रेपोजिशन क्या है, डायरेक्शन शो करती है प्लेस और टाइम की। नाउन की जो डायरेक्शन है उसको शो करेगी। अ टेबल, अ रैट अंडर द टेबल। अब जो रैट है एक नाउन है जो टेबल के नीचे है, तो हमने बताया कि प्लेस कहाँ है उस नाउन की, अंडर द टेबल। तो ये प्रेपोजिशन क्या शो करता है आपको, टाइम, डायरेक्शन या प्लेस, नाउन के बारे में। अब प्रोनाउन क्या है, जब हम एक बंदे का या किसी जगह का, चीज को या किसी आइडिया को बार बार रेपिटेशन के बजाय, द किंग वेंट ऑन द हंट, द किंग वॉज विद हिज, द किंग वॉज विद हिज फ्रेंड्स, द किंग हंटेड अ डियर। अब हमने किंग जो है वो 3 दफा लिख दिया एक पैराग्राफ में, तो हम उसको रिप्लेस क्या करेंगे, द किंग वेंट ऑन हंट, ही वॉज विद हिज फ्रेंड्स, ही हंटेड अ डियर। तो हमें पता चल जाएगा कि हम रेफर तो किंग के बारे में ही कर रहे हैं। तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया है उसके प्रोनाउन से, जो कि है ही, शी, इट, वी, वर, दे, हिम, हर, दैट। इस तरह की चीजें जो हम नाउन की जगह पे यूज कर सकें नाउन की प्लेसमेंट में, ताकि हम नाउन की रेपिटेशन से बच जाएं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एडवर्ब आ जाता है। अगर आप एडवर्ब को देखें, एडवर्ब टेल्स अस हाउ ऑफन, हाउ, व्हेन, वेयर। इट कैन डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। अब जब आपके वर्ब की या एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा होगा उसको हम एडवर्ब कहते हैं। मोस्टली ये क्वालिटी जो है वो आपके वर्ब की बता रहा होता है, जिसमें लाउडली, शी वाज सिंगिंग, लाउडली। अब सिंगिंग क्या है आपका वर्ब है, लाउडली यानी हम बता रहे हैं कि जो वर्ब है जो वो एक्शन कर रही है उसकी क्वालिटी क्या है, लाउड। यानी एक्शन उसका क्या है, सिंगिंग, और उसकी क्वालिटी हम बता रहे हैं कि वो लाउडली गा रही है, तो इसकी क्वालिटी क्या है, लाउड। ऑलवेज, शी इज ऑलवेज लेट। अब हम बता रहे हैं ये, हम शी इज ऑलवेज लेट, हम लड़की के बारे में, नाउन के बारे में बता रहे हैं कि वो हमेशा लेट होती है, ठीक है। नेवर हैव आई एवर डन दिस बिफोर, हम अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने ये जो एक्सपीरियंस है ये कभी पहले नहीं किया। तो इस तरह के वर्ड जो आपके नाउन की क्वालिटी या आपकी जो है वर्ब की क्वालिटी को एनहांस कर रहे हो। अब नाउन की क्वालिटी को एनहांस जो है एडजेक्टिव भी करता है।
लेकिन डिफरेंस ये आ जाता है जब हम ऑलवेज, नेवर, लेट इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं जो स्पेसिफिक नहीं होते टुवर्ड्स वर्क। अब एडजेक्टिव आपके पास क्या है? एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा। क्वालिटी गुड क्वालिटी भी हो सकती है, बैड क्वालिटी भी हो सकती है। जैसे ही इज अ कंपल्सिव लायर। अब आप बता रहे हैं नाउन के बारे में कि वो हमेशा झूठ बोलता है, तो ये एक बैड क्वालिटी है तो क्वालिटी लेकिन बैड है। इसी तरीके से रेड एप्पल, टॉल ट्री, लॉन्ग डिस्टेंस। अब आप डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं कि ही कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, यही कवर्ड डिस्टेंस। आप उसमें बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस है, जो उसने डिस्टेंस कवर किया है दैट इज लॉन्ग। उसके बाद कंजंक्शन, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि कंजंक्शन जो है वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो एक सेंटेंस में एग्जिस्ट करते हैं उनको ज्वाइन करती है। मैंने आपको बताया था एंड की बात करेंगे हम, बट की बात हो गई, ठीक है, सो हो गया, और हो गया, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, जब हम ज्वाइन कर रहे होंगे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को या एक मेन क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को, तो जिन चीजों के थ्रू हम इनको कनेक्ट करेंगे उनको क्या कहते हैं? कंजंक्शन। फिर है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग इमोशंस शो करते हैं। हमने कल सेंटेंसेस की बात की थी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हम कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन या स्ट्रॉन्ग जो है वो रिएक्शन शो करेंगे। जो कोई एक अपनी जो है कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम उनसे किसी चीज के बारे में जोर दे के बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। उसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे ब्रावो, यू डिड अ ग्रेट जॉब। ब्रावो क्या है? आपने देख लिया, ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया यहाँ पे, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट है। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। oops I made a mistake, फ्यू, इट वॉज अ वेरी हार्ड डे। मतलब इस तरह के जो वर्ड्स जो आपका सरप्राइज, आपका डिसअपॉइंटमेंट, आपकी सैडनेस, आपकी एक्साइटमेंट शो करेंगे, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अभी हमारे पास 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हमने इन्हें देख लिया है थोड़ा सा। अब हम जो आज डिस्कस करेंगे, हम आज जो है नाउन्स के ऊपर बात करेंगे। नाउन क्या है? Noun is a word which uses word used as the name of a person, place or thing। हमने पहले बात कर ली कि हम जब एक वर्ड को यूज करेंगे पर्सन, प्लेस और थिंग की जगह पे या नाम के तौर पे, तो इसको हम नाउन कहते हैं। जैसे अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अब इसमें दो नाउन है, अकबर और किंग। अकबर की हमने, अकबर एक किंग था, हमने बताया कि जो अकबर बादशाह था, अगर हम कहते हैं ही वॉज अ ग्रेट किंग तब भी बात ठीक है, ही हम किसी के बारे में रेफर करें, लेकिन यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हम अकबर के बारे में बात करें कि ही वॉज अ ग्रेट किंग। इसी तरीके से द रोज स्मेल्स स्वीट। अब रोज जो है क्या है? ये एक थिंग है। सन क्या है? ये भी एक थिंग है। हिज करेज, अब हम बात कर रहे हैं कि उसका जो करेज है, उसका हौसला है। हमने हिज के बारे में बात की, इसके बारे में। तो ये सारे आपके नाउन्स हैं जिसमें हम किसी जगह के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी एंटिटी के बारे में बात करेंगे, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? नाउन। अब हम जो वर्ड थिंग की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमने ये बात की थिंग्स, तो उसमें ये आ जाता है सारे सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट्स जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं। अब हम रोज को देख भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम, जिनके बारे में सोच सकते हैं लेकिन उनको अपनी सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो आप ऑक्सीजन को देख सकते हैं या उसको स्मेल कर सकते हैं? ना आप ऑक्सीजन को स्मेल कर सकते हैं, ओडरलेस होती है। ना आप ऑक्सीजन को देख सकते हैं क्योंकि पार्टिकल्स और एटम्स में जो है एटम्स और पार्टिकल्स बहुत छोटी होती हैं, यू कैन नॉट सी। आप हवा को चलते हुए फील तो कर सकते हैं लेकिन आप हवा को देख नहीं सकते। आप उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं लेकिन आप हवा को देख नहीं सकते। तो इस तरह की चीजें जो आप अपनी सेंसेस से परसीव ना भी कर सकें लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, आपको पता है कि वो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो भी नाउन में काउंट होंगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है
काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम नाउन की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। हमने पहले बता दिया नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब वर्ड थिंग में हमने फिर भी बात कर दी कि किसी भी चीज के बारे में जो हम सोच सकते हैं, जो हमारे दिमाग में रियलिटी के तौर पे एग्जिस्ट करती है, वो एक नाउन है। अब हमारे पास पहले आ जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जो तमाम चीजों के लिए कॉमन है। एक क्लास, सेम क्लास की जितनी भी चीजें हैं उनके लिए वो चीज कॉमन है। ठीक है। और दूसरा हमारे पास है प्रॉपर नाउन। ये एक पर्टिकुलर बंदे के लिए, जब हम सबके लिए कॉमनली बात करेंगे वो कॉमन नाउन है। जब हम किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर नाउन। प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर, क्योंकि बाज़ात हम चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे सिटी है, अगर सिटी को आप स्मॉल लिखेंगे, लेकिन अगर आप लाहौर की बात करें तो आप उसे कैपिटल लेटर से लिखेंगे। अभी अगर मैं आपको आगे एग्जांपल दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगी कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या है। कॉमन नाउन क्या है? जिनका कोई नेम नहीं है। और प्रॉपर नाउन्स का नेम होता है। जैसे कार है तो ऑडी, अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। बिस्किट है तो आपने स्पेसिफिक कर दिया कि जी ओरियो बिस्किट के बारे में बात हो रही है। मोबाइल फोन की बात हो रही है, लेकिन आपने अगर स्पेसिफिक कह दिया एप्पल, तो एप्पल एक ब्रांड है। सिंगर है जस्टिन बीबर, आपने उसके बारे में बात कर दी है। कंट्री है अमेरिका है या पाकिस्तान, जिसके बारे में आप बात कर रहे होंगे तो आप पाकिस्तान को कैपिटल लेटर से लिखेंगे, पी से। लेकिन जब आप कंट्री की बात करेंगे, सिंपल कंट्री लिखेंगे तो पी आप, तो आप सी कैपिटल नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से टॉय में आपके पास बारबी आ जाती है। ड्रिंक में कोका कोला है। कॉन्टिनेंट एशिया का कॉन्टिनेंट है ओशन पैसिफिक। मतलब ओशन कॉमन है, 5 ओशंस हैं, तो आपको पता है कि ओशन का वर्ड आप यूज करेंगे तो एक कॉमन वर्ड है। लेकिन जब आप स्पेसिफिक करेंगे कि जी पैसिफिक ओशन है या इंडियन ओशन है, तो आप स्पेसिफिक हो जाएंगे। प्रॉपर नाउन आप यूज करें। जब आप कॉमन नाउन्स यूज करेंगे, ओशन के बारे में बात करेंगे, दिस इज अ बिग ओशन, द ओशन इज वेरी डीप, या द ओशन हैज अ लॉट ऑफ फिश, या देर आर लॉट ऑफ स्पीशीज ऑफ फिश लिविंग इन ओशंस, तो आपने स्पेसिफिक बात कर नहीं की। लेकिन जब आप बात करेंगे द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, तो उसमें क्या हो जाएगा आपके पास कि आपने स्पेसिफिक बात कर दी, प्रॉपर नाउन यूज किया है पैसिफिक ओशन से रिलेटेड। ये सिंपल है, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए। अब आपके पास कलेक्टिव नाउन आ जाता है। कलेक्टिव नाउन क्या है? कि जब आप नंबर या कलेक्शन ऑफ पीपल के बारे में बात करें एज अ होल, यानी आपने लोगों को इकट्ठा ग्रुप कर दिया। जैसे क्राउड, हमने कहा क्राउड ऑफ पीपल, मॉब ऑफ पीपल, क्रिकेट टीम, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, आर्मी ऑफ पाकिस्तान, फ्लीट ऑफ शिप्स, ज्यूरी ऑफ द कोर्ट, फैमिली, किसी भी फैमिली के बारे में आप बात करें, पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तानी पार्लियामेंट, कमेटी। अब ये कलेक्टिव नाउन है। उस चीज के अंदर जितने भी लोग शामिल होंगे उनको आपने कलेक्टिवली एक नाम दे दिया है, यानी टीम कह दिया है उन्हें, आपने उन्हें मॉब कह दिया, क्राउड कह दिया, आर्मी कह दिया। अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि आप हर कैप्टन का नाम लें कि जी फलाना कैप्टन है, फलाना ये वाला कैप्टन। आप कलेक्टिवली कहेंगे कि आर्मी ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरीके से इनको कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। एग्जाम्पल, क्वालिटी। अब एक इंसान से अगर हम सेपरेट करके बात कर लें, जैसे गुडनेस है, काइंडनेस है, अगर वो कोई एक्शन कर रहा है, ही इज लाफिंग लाउडली, द थेफ्ट हैपेंड एट द स्टोर, द मूवमेंट, द यूथ मूवमेंट स्टार्टेड। अब आपने स्टेट बता दी कि चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, यूथ में है, मतलब उस बंदे से अलग कंसिडर की जाती है। अब एक मेल चाइल्ड है, ठीक है, आपको पता है वो मेल है, लेकिन अगर आप बताएंगे वो चाइल्डहुड स्टेज में है, बॉयहुड स्टेज में है, यूथ स्टेज में है, उसका जो है वो जेंडर तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो सकती है कि वो किस स्टेट में है, फिजिकल स्टेट में, कि वो बच्चा है, वो बॉय है, वो अब जो है 18 ईयर्स क्रॉस करके ही इज कंसिडर एन एडल्ट। इस तरह की बात अगर हम करें, क्वालिटी है, अब एक इंसान है,
ठीक है। इंसान इज अ नाउन, बट अगर आप उसको उसकी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी जिसको आप देख नहीं सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, आप किसी की अच्छाई देख तो नहीं सकते, लेकिन आप उसके एक्शन से फील कर सकते हैं। आप किसी की काइंडनेस को, आप काइंडनेस आपको सामने नजर तो नहीं आ रही होती कि अच्छा ये काइंडनेस है, नो, बट आपको उनके एक्शन से पता चल जाता है कि ये काइंड है या अनकाइंड है। तो इस तरह की चीजें जिनको आप एक स्पेसिफिक क्वांटिफाई नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, और उन्हें अलग से उस सब्जेक्ट से नहीं निकाल सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, तो आप उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम जो है वो इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम पीपल की बात करें, अ बैंड ऑफ मैन, अ स्टैक ऑफ लाइब्रेरियंस, अ सेंटेंस ऑफ जजेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आप याद कर लेंगे तो जब आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, इन केस इस वाले में कलेक्टिव नाउन्स में बाज़ात आ जाता है अ कॉलोनी ऑफ गर्ल्स या अ लिटर ऑफ कब्स, इस तरह के आ जाते हैं चीजें, तो ये आपको उसमें एज अ क्वेश्चन आ जाता है। तो इनको जो है याद कर लीजिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अ choir ऑफ सिंगर्स, अ हैक ऑफ स्मोकर्स, अ ब्लास्ट ऑफ हंटर्स, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुना होगा कई दफा, आपने कंपनी ऑफ एक्टर्स, क्लास, अ क्लास ऑफ पीपल्स, अ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब इस तरह से जब आप लोगों के बारे में कलेक्टिवली बात कर रहे हैं तो आप ये लफ्ज यूज करेंगे। एनिमल्स के बारे में आप बात करें, जैसे बर्ड्स का फ्लॉक ऑफ टर्कीज, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अ ब्रूड ऑफ हेन्स, एम्बुश ऑफ टाइगर्स, अ स्वॉर्म ऑफ ईल्स, culture of bacteria, a flight of butterflies, a cluster of spiders, थिंग्स के बारे में, अ बैच ऑफ केक्स, यानी अगर आपने केक्स एक ही बारी में 3 से 4 केक्स बनाए तो बैच ऑफ केक्स हो जाएगा। बॉटल ऑफ मिल्क, अब एक बॉटल ऑफ मिल्क है। अ बोल ऑफ राइस, अ बॉक्स ऑफ सीरियल, कैन ऑफ सोडा, इस तरह की चीजें आपके क्या आ जाती हैं, कलेक्टिव नाउन्स में। फिर आपके पास आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इंप्रेशन, विट, सक्सेस, स्ट्रेंथ, सोरो, स्किल, ये चीजें आप अलग से देख नहीं सकते, इंसान से अलग नहीं कर सकते, ये उस इंसान में एग्जिस्ट करती हैं। या रेड एप्पल, अगर रेड एप्पल है तो आप उसमें से, एप्पल में से वो रेड कलर नहीं निकाल सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू इट। आप उसे जब सेपरेट नहीं कर सकते तो उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स कौन से हैं, जो आप काउंट कर सकें, बुक, पेन, एप्पल, बॉय, ये चीजें काउंट कर सकते हैं आप। अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं, जो आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे आप मिल्क के ड्रॉप्स काउंट नहीं कर सकते, आप ऑयल के ड्रॉप्स काउंट नहीं कर सकते, आप शुगर के या राइस के जो है वो ग्रेन्स काउंट नहीं कर सकते, आप गोल्ड को वे तो कर सकते हैं लेकिन सेपरेट गोल्ड का एक एक एटम अलग नहीं कर सकते, आप किसी की ऑनेस्टी को जो है वो वे नहीं कर सकते। तो ये चीजें जो है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मिलती जुलती हैं, लेकिन ये एज इंडिपेंडेंट चीजें एग्जिस्ट करती हैं और इनको आप काउंट नहीं कर सकते। आप दूध के ड्रॉप्स या पानी जितना ओशन में आप ड्रॉप्स काउंट नहीं कर सकते। आप ओशन है, इज ओशन इज अ बॉडी ऑफ वाटर, अब आप ये नहीं कह सकते कि ये ओशन जो है वो 5,000 कतरों से मिलके बना है या 15 करोड़ कतरों से मिलके बना है, यू कैन नॉट काउंट देम। तो इनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कंसिडर करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि एक चीज जो है अगर वो काउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो वो अनकाउंटेबल भी नहीं हो सकती, ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम इन्हें पूछा जाएगा, हमारे पास ऑप्शन आएगी कि अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बोथ ऑफ देम है, नन ऑफ देम, तो आप बोथ ऑफ देम लगाएंगे अगर आपको लगता है ये दोनों में एग्जिस्ट करती है। ऑनेस्टी जो है, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आ जाता है कि ऑनेस्टी इज ए काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज, तो फिर आप बोथ ऑफ दीज लगाएंगे क्योंकि काउंट नहीं कर सकते आप ऑनेस्टी को, अनकाउंटेबल नाउन भी है और उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है क्योंकि किसी की ऑनेस्टी को आप सेपरेट करके उस बंदे से नहीं देख सकते। तो इस तरह की ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है कि अगर एक जगह पे होंगी तो दूसरी जगह पे नहीं होंगी, ये दोनों जगह पे एग्जिस्ट कर सकती हैं। हमने इन्हें जो है वो डिफरेंट बेसिस पे जो है वो टाइप्स इसकी नाउन की बनाई नहीं है। जैसे अगर आप आगे देखें
तो आपको आ जाएगा कि एग्स आप काउंट कर सकते हैं, बनानास काउंट कर सकते हैं, फ्राई सेपरेटली काउंट कर सकते हैं, ऑलिव्स देख सकते हैं कितने हैं, बर्गर्स कितने हैं, एप्पल कितने हैं आपके पास, कैरेट्स कितनी हैं, वाटरमेलन आपके पास कितना है, कितने स्लाइसेस हैं, टोमेटोज आपके पास कितने हैं। बट आप सॉल्ट के ग्रेन्स नहीं काउंट कर सकते, शुगर के ग्रेन्स आप काउंट नहीं कर सकते। मीट को आप वे तो कर सकते हैं, लेकिन मीट का एक एक टिश्यू अलहदा करके, फाइबर अलहदा करके नहीं देख सकते। हनी का आप वेट तो कर सकते हैं, लेकिन हनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे, उस पे आप नहीं जा सकते। टी के आप ये तो वे कर सकते हैं कितने एमएल्स है, लेकिन आप टी के सेपरेट जो है वो ड्रॉप्स काउंट नहीं कर सकते। चीज आपके पास वेट में तो आ जाती है, लेकिन आप उसका अलग अलग सेल मॉलिक्यूल काउंट नहीं कर सकते। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में ये डिफरेंस है। वेट आप कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट एंटिटी के तौर पे उनको अलग नहीं कर सकते एक दूसरे से। आप हनी का एक एटम या एक मॉलिक्यूल आप पूरे हनी से अलग नहीं कर सकते। आप उसको वे तो कर सकते हैं, या आप मीट को वे तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सेपरेट काउंट नहीं कर सकते कि हाँ जी ये एक गोश्त का टिश्यू है, ये दूसरा है। तो ये चीजें जो है ना काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाती हैं। अच्छा, ये नाउन्स के ऊपर छोटी सी वीडियो है, आप इसे देख लें। एक मिनट। की बात ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप करें। इसमें से आपने बताना है कि नाउन्स कौन कौन से हैं। आपने इनको कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये मैं रिकॉर्डिंग जो है वो हम यहाँ लेक्चर एंड कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपके साथ इसका इस स्पेसिफिक जो है एक्सरसाइज की भी शेयर करूंगी।